हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर सिंह। केमिस्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं स्ट्रेट लाइन के सेकंड पार्ट डिस्क्राइब करने वाला हूँ। पहले पार्ट में मैं बेसिक बेसिक जानकारियों को बता चुका हूँ। स्ट्रेट लाइन मतलब लाइन से जुड़े जुड़े क्या क्या चीज़ें होती है। तो इस वीडियो में मैं प्रवणता और उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब करूँगा और उसके प्रॉपर्टीज को बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको रेखा का प्रवणता या ढाल बताऊँगा। मान लो ये कोई एक्सिस है, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। अब इस एक्सिस में अगर हम कोई लाइन खींच दें, मान लो यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक है। तो ये लाइन इस कोऑर्डिनेट मतलब इस एक्सिस से क्या कोण बना रहा है, मान लो यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है। तो इस कोण को मतलब ये जो एंगल बना है इसी को हम ढाल कहते हैं। इसको हम प्रायः इससे शो करते हैं, एम से शो करते हैं रेखा की प्रवणता को, और इसका फॉर्मूला था tan थीटा। ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई दो पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, तो मान लो यहाँ से मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ। तो जो यहाँ पर कोण बनेगा सेम, यहाँ से मैं मानता हूँ ऐसे बनाता हूँ एक्सिस को। जो एक्सिस यहाँ पास है मतलब जो कोण यहाँ पास रहेगा वही कोण यहाँ पास भी रहेगा, यहाँ पास भी थीटा रहेगा। तो इस कोण को ही हम ज्ञात करते हैं इस tan थीटा के फॉर्मूला से। ठीक है, तो इसका दो तीन प्रॉपर्टीज होता है। सबसे पहले, अगर tan थीटा का वैल्यू मतलब जो थीटा है अगर उसका वैल्यू 0 होगा, अर्थात अगर ये 0 होगा ऐसे, तो किसके समांतर है, एक्स एक्सिस से। ठीक है, मतलब इफ थीटा इज इक्वल टू 0 then tan थीटा tan 0 इज इक्वल टू 0। तो n क्या होगा हमारा 0, और ये किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा, मतलब एक्स एक्सिस के समीकरण। इफ यदि थीटा मतलब जो थीटा का वैल्यू है 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब जो ट्राइंगल बनेगा मतलब जो कोण बनेगा इस प्रकार बनेगा, यहाँ से यहाँ तक। मान लो कोई रेखा है तो ये इतना घूमेगा पूरा टोटल ना। अगर कोई वैल्यू मान लो 60 है तो ऐसे बनेगा, और उसके हिसाब से हम उसको प्रवणता भी ज्ञात कर सकते हैं एंगल के हिसाब से। ठीक है, तो 0 से मतलब जो थीटा का वैल्यू 0 से 90 होगा, तब जो ढाल होगा वो बढ़ते क्रम में होगा। मतलब जब 0 से ऐसे जाएगा तो इसका जो परपेंडिकुलर मतलब सीधा होते जाएगा। तो जैसे हम इस एक्सिस में किसी वस्तु को ऐसे स्थिर रहेगा, जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो ढाल बढ़ते जाएगा। तो 0 से मतलब 90 की ओर जब जाएगा तो ढलान बढ़ते जाएगा ढाल। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन, जब थीटा इज इक्वल टू 90 मतलब tan 90 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनाइट। तो इस कंडीशन में जो ढलान होगा अधिकतम होगा, मतलब जो परपेंडिकुलर पूरी तरह से ऐसे होगा 90। ये लाइन है, मान लो एक्स एक्सिस है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ढलान अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको 2-3 फॉर्मूला बताता हूँ किस किस कंडीशन में एम मतलब प्रवणता में प्राप्त होता है। फर्स्ट कंडीशन, प्राय थीटा के फॉर्म में देखा जाता है, मतलब थीटा के फॉर्म में अगर थीटा रहेगा, अगर हमें थीटा दिया है तो m इज इक्वल टू tan थीटा के फॉर्मूला से हम प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड, मान लो हमारे पास कोई दो पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट से हम ज्ञात नहीं कर सकते प्रवणता। मान लो कोई एक्सिस है और दो पॉइंट दिए है, तो दो पॉइंट दिया रहेगा तो हम इसको जब मिलाएंगे, मतलब जब दो पॉइंट को मिलाएंगे तो किसी रेखा से कटेगा, मतलब मान लो एक्सिस से कट रहा है, तो यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं थीटा। मतलब जब इस दो बिंदु को ज्ञात कर लेंगे, दो बिंदु दिया रहेगा तो इसके डायरेक्ट फॉर्मूला से हम एम का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू, मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सेकेंड फॉर्मूला है। अब मैं एक रेखा का फॉर्मूला बताऊंगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, हम प्राय रेखा को किस फॉर्म में देखते हैं, ax प्लस मतलब xy और xy कांस्टेंट की कंडीशन में। ठीक है,
मान लो एक ये है रेखा का व्यापक समीकरण, मतलब जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यह है लाइन का इक्वेशन ना, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन। ये बहुत बहुत डिफरेंट टाइप में मिलता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, बस ये कांस्टेंट बस इधर उधर चेंज हुआ रहता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पास, हाँ यहाँ पास m क्या होता है, माइनस ए अपॉन बी होता है। यहाँ m का जो वैल्यू होता है, अगर ऐसा दिया रहा है तो m का वैल्यू जब ज्ञात करने बोला तो a मतलब a का x का कॉफिशिएंट, ऐसा कॉफिशिएंट क्या है a और y का कॉफिशिएंट क्या है b। तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो प्रवणता ज्ञात हो जाएगा। तो अगर मान लो कोई लाइन, ठीक है, और वो लाइन है परपेंडिकुलर के और एक लाइन ज्ञात करने बोलेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास लाइन का इक्वेशन दिया है x1 dy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके समांतर लाइन ज्ञात करने बोल रहा है। मान लो ये लाइन है, ये है ax प्लस dy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके समांतर हमें लाइन ज्ञात करने बोल रहा है। तो पैरेलल रहेगा ना, इसका जो प्रवणता देखो, यहाँ भी क्या क्या एक्सिस से कौन सा एंगल बना रहा है 0, ऐसे भी क्या एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है 0। तो जो इसका कोऑर्डिनेट, ये दोनों जो कोऑर्डिनेट रहता है ए और बी, मतलब एक्स और वाई का कोएफिशिएंट जो रहता है सेम रहता है। मान इस लाइन के पैरेलल एक लाइन जो रहेगा, मतलब इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण किस फॉर्म में रहेगा, मात्र कांस्टेंट बस चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो पैरेलल है और मैंने आपको बताया कि m का वैल्यू क्या है 0, मतलब 0 मतलब दोनों सेम रहेगा, दोनों का 0 रहेगा m का वैल्यू अगर मतलब इक्वल समांतर है, ठीक है। तो ax प्लस dy प्लस इसको लेमडा ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट बस चेंज होगा, बाकी सब ये जो कोफिशिएंट के मतलब एक्स और वाई का कोफिशिएंट है वो सेम रहेगा और पैरेलल के केस में है, ठीक है। अब पैरेलल के केस में है। अब इस लाइन को हमें मतलब इस कांस्टेंट का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हमें क्वेश्चन में कोई पॉइंट दिया रहेगा तो कोफिशिएंट तो हमें कांस्टेंट में ही दिया रहता है, मतलब 1 2 3 4, अगर कुछ नहीं दिया 1, अगर दिया रहता है तो 2 4 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट दिया रहता है, उसको पुट करके हम लैम्डा का वैल्यू पुट करते हैं। उसके बाद जब लैम्डा इसका वैल्यू आ जाता है तो वो दोबारा इसमें रखते हैं, तो पूरा हमें रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाता है, समांतर रेखा का, इस रेखा के समांतर इस रेखा का समीकरण, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन परपेंडिकुलर, मतलब किसी रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण, रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण। तो अब हाँ, मैं आपको एक दो कंडीशन बताना भूल गया था। मान लेते हैं जब जब दो रेखा का प्रवणता जब दो लाइन दिया रहेगा हमें, ठीक है, मान लेते हैं ये दो लाइन है ऐसा, ठीक है। तो इसके बीच जो कोण बनता है, तो इस कोण को एक फॉर्मूला से ज्ञात करते हैं, मतलब इसका भी प्रवणता रहता है, इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस फॉर्मूला से हम थीटा का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, अगर दो लाइन पैरेलल हो, मतलब जब दो लाइन पैरेलल हो, समांतर हो, तो जो m1 और m2 का जो वैल्यू रहता है वो इक्वल रहता है, ठीक है। और जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो, मतलब लंबवत हो, तब जो m1 और m2, जो m1 और m2 का जो इंटू है वो हमें -1 देता है, ठीक है, लंबवत वाले कंडीशन में। यही चीज इसमें फॉलो है क्वेश्चन में, देख लो यहाँ पर जो प्रवणता सेम है, तो इसी कारण इसका जो लाइन है उसमें कांस्टेंट बस बस डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। अब परपेंडिकुलर वाले में क्या होगा,
चलो ले लेते हैं एक लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको A1 लेते हैं, इसको B1, इसको C1, ठीक है। और इसके लंबवत एक लाइन है, इसको लेते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, यही वाला कंडीशन फॉलो करेंगे। मान लेते हैं इसका समानता का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू -a/b, ठीक है। तो इसका m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो m1 क्या होगा -a1/b1 इंटू m2 क्या होगा -a2/b2 इज इक्वल टू -1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा a1/b1 इज इक्वल टू b2/a1, ठीक है। अब इसी को हम लंबवत रेखा, इसी कंडीशन से हम लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे, ठीक है। a1/b1 इज इक्वल टू b2/a1, मतलब जब समांतर के में क्या था, जो कोफिशिएंट है एक्स और वाई का सेम था, और परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा बस चेंज होगा और माइनस बस लगेगा, ठीक है। अब ये लाइन दी है, अब इस लाइन के हम परपेंडिकुलर कैसे करेंगे, हमें क्या दिया था, हम क्या निकाले थे, a1 इज इक्वल टू -b2/a2, ठीक है। मतलब इसके इक्वल रहेगा, तो इसके परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होगा, bx माइनस ay प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। मतलब जस्ट चेंज बस हुआ है, यहाँ पास माइनस लगे इस माइनस के कारण, और मान लेते हैं दोनों का सेम है कोफिशिएंट, तो a इज इक्वल टू -b, b इज इक्वल टू a, ठीक है। तो बाकी सब सेम रहेगा, और इसमें x और y का वैल्यू पुट करेंगे तो लेमडा का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। इससे में पर लेमडा का जो वैल्यू प्राप्त होगा तो इसी में वैल्यू को पुट कर देंगे लेमडा का, और बाकी सब सेम रहेगा। इससे में लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब आपको अंतःखंड वाला बताता हूँ, फिर मैं एक साथ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सेस, एक्स डैश, वाई डैश, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई लाइन, अगर कोई लाइन ऐसे काटता है रेखा को, मतलब एक्सेस को ऐसे काटता है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा a0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0b। तो इसका जो समीकरण, एक पर्टिकुलर इसका समीकरण रहता है, उसका नाम रहता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना दूर है, ए से ए दूरी एक्स एक्सिस में, और बी में बी दूरी, ठीक है। तो अंतर, इसको क्या बोलते हैं, अंतःखंड, मतलब जो एक्सिस है उससे अंतःखंड काट रहा है, मतलब अंदर में इसको काट रहा है, ठीक है, एक्सिस में काट रहा है, ठीक है। तो अंतःखंड रूप, रेखा का अंतःखंड रूप, तो यहाँ से कितना दूरी में काट रहा है ए, ठीक है। तो x/a, और y से कितने दूरी में काट रहा है b, तो y इज इक्वल टू b। ये अंतःखंड रूप है, और ये कैसे है मैं बताता हूँ, as प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब अंतःखंड काटता है तो ज्यादा कुछ नहीं होता है, ये एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पर इस लाइन के फॉर्मूले से हम इसको डिराइव करेंगे, तो देख सकते हो कि आप ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एक लाइन का जनरल फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पर माइनस सी को पक्षांतर कर दिया, x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू -c हो गया। तो अब c को पक्षांतर कर देंगे, मतलब इसके नीचे डालेंगे, प्लस by पॉइंट माइनस को रहने इसी के साथ रहने देते हैं, ठीक है। तो x/-c/a, मतलब इसको नीचे डालेंगे, और y/-c/b, ठीक है। तो यही अब हमारा ये है ए बी, मतलब a इज इक्वल टू -c/a और b इज इक्वल टू -c/b, ठीक है। तो ये हमारा ए और बी है, मतलब जो एक्स एक्सिस से क्या कर अंतःखंड काट रहा है ए से, मतलब एक्स एक्सिस से ए अंतःखंड और वाई एक्सिस से बी अंतःखंड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका ax/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अब इसमें एक और कंडीशन रहता है, मान लो यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर लेता हूँ, इस परपेंडिकुलर का लेंथ होता है, मतलब हर लाइन से इसका लेंथ का फॉर्मूला होता है p। मान लो इसको परपेंडिकुलर को p से शो करते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं यहाँ से कोई थीटा कोण बना रहा है या फिर अल्फा कोण, ठीक है।
तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जब लंब रूप में दिया हो, ठीक है, जब कोई अंतःखंड लंब रूप में दिया हो, एक्सिस से लंब रूप में काटता हो तब, तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, यह है लंब रूप। अगर कोई मतलब जो कोई लाइन है वो एक्सिस को अंतःखंड काट रहा है और साथ में परपेंडिकुलर भी दिया हो, तब इस फॉर्मूले की सहायता से हम लाइन का इक्वेशन ज्ञात करते हैं, ठीक है। और p का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब लंब की लंबाई का फॉर्मूला ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यूज बहुत सारी जगह में हुआ है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो मैंने आपको बता दिया अंतःखंड रूप और ये परपेंडिकुलर का फॉर्मूला वाला, ठीक है। अब मैं आपको प्रवणता वाला बताने वाला हूँ। ये हमारे लाइन का जनरल फॉर्मूला प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी माइनस ए एक्स, मैं पक्षांतर कर दिया दोनों को, ए एक्स माइनस सी, ठीक है। अब बी को पक्षांतर कर देता हूँ तो माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन ए। तो हमें ज्ञात है क्या चीज है, एम इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स, और इसको कांस्टेंट, पूरा कांस्टेंट रहेगा तो इसको मान लेते हैं कैपिटल सी, इसको बोलते हैं हम इंटरसेप्ट, अंतःखंड, ठीक है। इसका क्या है माइनस सी अपॉन ए, ठीक है। तो एम एक्स इसको माइनस में तो क्या हो जाए प्लस। कॉमनली हम मतलब कुछ कुछ फॉर्मूला इसी डायरेक्ट पुट करके हम रेखा का वैल्यू ज्ञात कर, रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, एम का वैल्यू सी और वाई का वैल्यू ज्ञात करके, ठीक है। मतलब एक्स और वाई तो वेरिएबल रहेगा, ये दोनों कांस्टेंट, इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे, पुट करेंगे और वैल्यू आ जाता है। अब इसमें क्या कंडीशन रहेगा, तो यहाँ पास ये क्या है, एम क्या है ढाल प्रवणता है, और सी क्या है अंतःखंड, ठीक है। और वाई और एक्स वेरिएबल है, तो एम और सी का वैल्यू ज्ञात करके हम पूरा रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन, अगर रेखा को दो बिंदु दिया रहेगा और इससे हमें जाने हुए रेखा का समीकरण ज्ञात करने बोलेगा, और प्रवणता भी दिया रहेगा, मतलब प्रवणता ज्ञात करने बोलेगा, ठीक है। दो बिंदु के लिए वाई माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अच्छा क्या आता है x माइनस x1, मान लेते हैं c भी ले लेते हैं, पर कांस्टेंट है तो इसका नहीं लेते, ठीक है, इसको ले लेते हैं। तो इस फॉर्मूला से हम दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे, जहाँ प्रवणता ये है m, मैंने कुछ देर पहले m का फॉर्मूला बताया था, क्या था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। हाँ, और अगर एक बिंदु से जा रहे हैं, ठीक है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एक बिंदु से जाता मतलब एक बिंदु से जाता रहेगा, तो हमें m का वैल्यू कुछ और फॉर्मूला से ज्ञात हो जाएगा, जैसे थीटा थीटा निकाल के ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे, इस फॉर्मूला से दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे, जहाँ ये m क्या है, मतलब ये m है जो प्रवणता है, यहाँ भी m प्रवणता है, ठीक है। तो अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जिसमें y से अंतःखंड 4 है, मतलब c का वैल्यू 4 है, और बिंदु 2-3 और 4-2 मतलब 4-2 को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत है, ठीक है। तो हमें क्या कर दिया, यहाँ दो बिंदु दिया है और इस बिंदु के लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, जहाँ हमें c का वैल्यू दिया है, मतलब y से अंतःखंड वही है, मैं बताया था थोड़ी देर पहले c का वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम अंतःखंड लंबवत रेखा का समीकरण क्या आता है मैं बता देता हूँ। इसको हम दो कंडीशन से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सबसे पहले हम क्या कर दिए थे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, bx माइनस ए वाई प्लस सी इक्वल टू 0 करके, मतलब लैम्डा करके, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है कि हम m1 इंटू एम टू इक्वल टू -1 करके भी कर सकते हैं। मान लेते हैं इस रेखा का प्रवणता क्या है, माना इस रेखा का प्रवणता m है, ठीक है, m मान लेते हैं m1, ठीक है। इसके लंबवत रेखा का समीकरण में मान लेता हूँ m2 है, इसके
लंबवत रेखा का समीकरण M2। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर का 2 बिंदु दिए हैं, मतलब मान लेते इसको x1 y1, इसको मान लेते x2 y2। थोड़ी देर पहले मैं आपको फॉर्मूला बताया था अंतरखंड वाला, मतलब प्रवणता वाला, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो मान लेते जो M1 है वो गिवन बिंदु का, मतलब जो बिंदु दिया हुआ है उसका प्रवणता है। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे, मतलब इस फॉर्मूले का वैल्यू को पुट करेंगे और M2 का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इससे हम सेकंड लाइन जो लंबवत है इस लाइन का प्रवणता भी ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। लंबवत वाले कंडीशन में लंबवत रहता क्या होता है, इक्वल रहता है तो M1 इज इक्वल टू M2, और लंबवत रहता है तो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो M1 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, M2 इज इक्वल टू -1। अब इसको y2, इसको y1, इसको y2 माइनस इसको y1, तो क्या होगा 2 माइनस 3 अपॉन x2, इसको मान लेते हैं इसको x1, तो 4 माइनस 2। ठीक है, तो इज इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 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 प्लस हो जाता है, 2 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। सॉरी, M2 लिखना भूल गया, M2 इज इक्वल टू -1, M2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो 5 अपॉन 2, M2 इज इक्वल टू -1, तो M2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 अपॉन 5। ठीक है, तो M2 का वैल्यू ज्ञात हो गया। अब हमें एक फॉर्मूला ज्ञात है जिसमें प्रवणता m है और अंतःखंड 4 है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, वैल्यू बस पुट करेंगे। तो रेखा के, मतलब इस बिंदु से जो लाइन बना है, ये मान लेते हैं बिंदु है 2 माइनस 3 और इसके 4 2, तो इसके परपेंडिकुलर ये जो लाइन है, इसका प्रवणता हम ज्ञात कर चुके हैं, मतलब इसका प्रवणता हमें ज्ञात है। ठीक है, और इसका प्रवणता हम ज्ञात कर चुके हैं अभी इस फॉर्मूले से। अब हम इसका निकालेंगे, मतलब इसका रेखा समीकरण निकालेंगे। क्या होता है, रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण डायरेक्ट इसमें रखेंगे वैल्यू को m और c का, फिर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू m का वैल्यू क्या था, -2 अपॉन 5 और x प्लस, और हमें अंतःखंड मतलब c का वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, तो 4, तो y इज इक्वल टू -2x प्लस, इसका ऐसे हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20, और 5 को इस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो -5y इज इक्वल टू -2x प्लस 20। अब इसको माइनस वाले को इससे डाल लेंगे और इसको इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो 5y प्लस 2x इज इक्वल टू 20। तो ये हमारे इस बिंदु के, मतलब इस बिंदु से बनने वाली लाइन के परपेंडिकुलर रेखा का समीकरण ये है। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हो क्वेश्चन, बिंदु 3 2 से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, जिसका अंतःखंड, मतलब और अक्षों पर इसका अंतःखंड का योग 12 है, मतलब इसका योग 12 है। हमें सॉरी लिखना भूल गया था, अंतःखंड का योग 12 है और रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो बिंदु 3 2 से गुजरता है। अंतःखंड मतलब ऐसे, मतलब जो लाइन बनेगा वो x और y से काटेगा, ऐसे से एक a दूरी पर और y से b दूरी पर। इसका फॉर्मूला में थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब किया था, इसका फॉर्मूला था x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें अंतःखंड का योग दिया, मतलब अंतःखंड का योग मतलब a प्लस b। यहाँ पर a और b हमारे क्या रहता है, लाइन में अंतःखंड, यहाँ ऐसा किसी क्या a अंतःखंड काटा है और y से b, और दोनों का एडिशन क्या दिया 12। अब इस 12 के मतलब लाइन का इक्वेशन दिया और बिंदु दिया, इसे हमें पूरा मतलब वो ज्ञात करना है, रेखा का समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अंतःखंड का मतलब रेखा का अंतःखंड रूप, रेखा का अंतःखंड रूप क्या रहता है, x अपॉन a
प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमें पॉइंट दिए हैं, क्या दिया हमारे पॉइंट 32, मतलब हमें एक्स और वाई का वैल्यू दिया है, इस बिंदु से गुजर रहा है, मतलब जो अंतःखंड है, एक कोई पॉइंट है 32, उससे गुजर रहा है, पॉइंट दिया है, एक्स वाई का वैल्यू हमारा, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे इसमें, और ए और बी का मतलब ए और बी का वैल्यू ज्ञात करेंगे, और इसमें दोबारा वैल्यू पुट करेंगे, और पूरा हमें अंतःखंड का समीकरण ज्ञात हो जाएगा, जिसका योग क्या है 12। ठीक है, तो एक्स और वाई का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 2, तो 3 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब अक्षों पर अंतःखंडों का योग मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 12 दिया है, तो a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 12 माइनस बी। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे इसको, मानते हैं इक्वेशन 1, समीकरण 1 में a का वैल्यू पुट कर देंगे, समीकरण 1 में a का वैल्यू रखने पर, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया था कि एक्सेस से अंतःखंडों का योग क्या था, ए प्लस, मतलब अंतःखंड क्या था, ए एंड बी इज इक्वल टू 12, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू 12, अंतःखंड को योग क्या दिया था, ए प्लस बी इज इक्वल टू 12। यहाँ पर मैं ए को पक्षांतर कर दिया तो बी का वैल्यू प्राप्त हुआ, बी का वैल्यू क्या मिला, बी इज इक्वल टू 12 माइनस ए। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हम ए और बी का वैल्यू मिलेगा, और ए और बी का वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें अंतःखंड रूप प्राप्त हो जाएगा, जिसका योग 12 है, और जो इस बिंदु से होकर गुजरता है। ठीक है, तो 3 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको पक्षांतर कर देंगे, ये इससे मतलब इसका एसएम निकालेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों मल्टीप्लाई करके इसका पक्षांतर कर देंगे, तो प्लस 2 ए इज इक्वल टू ए 2 माइनस ए। ठीक है, अब बात है 36 माइनस 3 ए प्लस 2 ए इज इक्वल टू 12 ए माइनस ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर को पक्षांतर कर लेते हैं इस साइड, यहाँ देख के पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें ए का वैल्यू ज्ञात होगा, और ए के वैल्यू को हम इस मतलब जो स्टार्टिंग में जो लिखाए थे प्लस बी इक्वल टू 2, इससे बी का वैल्यू ज्ञात करेंगे और इसमें पुट करके पूरा हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 3 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर 11 ही हो जाएगा, सॉरी 13, और ये 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ आप थोड़ा देख सकते हो कि क्या क्या हुआ है, यहाँ पर ए माइनस स्क्वायर को पक्षांतर किए, और -3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा, और प्लस 12 क्या हो जाएगा, इधर जाके -12, और माइनस 12 क्या हो जाएगा, -30। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार होगा। अब ए स्क्वायर, यहाँ पर ए को कॉमन ले लेंगे तो a-4, और यहाँ पर 9 को कॉमन ले लेंगे तो a-4। ठीक है, तो a-4 और a-9 इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर 4 और 9, यहाँ पर ए का 2 वैल्यू ज्ञात हुआ तो बी का भी 2 वैल्यू ज्ञात होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बताया था a प्लस बी इज इक्वल टू 12, क्वेश्चन से है। अब इसमें a का वैल्यू पुट करेंगे, जब a का वैल्यू क्या है 4 है, तब b, तो 4 प्लस बी इज इक्वल टू 12, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तभी इस फॉर्म में अंतःखंड का समीकरण x अपॉन a का वैल्यू क्या है 4, और y का वैल्यू y अपॉन b का वैल्यू क्या है 8, तो 1। अब यही है हमारा जब a इज इक्वल टू 4 रहेगा तब। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब सेकेंड, जब a इज इक्वल टू 9 होगा, जब a इज इक्वल टू 9 होगा, ठीक है, तो 9 प्लस b इज इक्वल टू 12, तो b इज इक्वल टू 3। तो अंतःखंड का फॉर्मूला हम वैल्यू को पुट करेंगे, x अपॉन 9 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, तो 3x प्लस x प्लस 3y इज इक्वल टू 9।
तो ये हमारा अंतःखंड का समीकरण ज्ञात हो गया। जो बिंदु सी से गुजरता है उसका योग क्या है, 12। हाँ, तो इस प्रकार हम इस बिंदु मतलब बिंदु 3 2 से होकर गुजरने वाले समीकरण ज्ञात कर लिए, जिसका योग 12 है। क्या क्या समीकरण मिला हमें, 2x + y = 8 और x + 3y = 9। इस प्रकार अगर आप कोई क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन और चाहिए तो कृपया इस वीडियो को और इस चैनल में बने रहे और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।